हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डाइपोल मोमेंट्स के बारे में कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्या डाइपोल मोमेंट की यूनिट्स होती है और डाइपोल मोमेंट की क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो ये सभी चीज़ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डाइपोल मोमेंट क्या होता है। केमिस्ट्री में जब हम एक पोलर बॉन्ड देखते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड देखते हैं तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जैसे ये दो एटम के बीच में बॉन्ड है, एक ए एटम और एक बी एटम। ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड में यहाँ पे बी अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो बी के ऊपर ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ए के ऊपर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब क्या होता है कि जब हम इन दोनों चार्जेज का मैग्नीट्यूड देखते हैं, ये दोनों चार्जेज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, साइन यहाँ पे अपोजिट है। अगर हम इन चार्ज को मल्टीप्लाई कर दें कि ए के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ है इस पोलर कोवलेंट बॉन्ड में और बी के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ है इस पोलर कोवलेंट बॉन्ड में, अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लें, सपोज उसको हमने क्यू का नाम दिया है, और इन चार्जेज के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इन चार्जेज के बीच में, उससे हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी ये हमारी डाइपोल मोमेंट होगी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। तो ये डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है। तो अब डेफिनेशन अगर देखते हैं हम डाइपोल मोमेंट की, तो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड लेना है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, कि जो हमारा तो जब चार्जेस के मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को बोलते हैं हम डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का ये जो सिंबल होता है म्यू से डिनोट करते हैं। डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है ये म्यू, और यहाँ पे Q क्या है, हमारा नेट चार्ज है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। D यहाँ पे है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, कि जो दो चार्ज है हमारे यहाँ पे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच में डिस्टेंस क्या है। इसके बाद अभी हम देखते हैं यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, कि जो डाइपोल मोमेंट होती है उसको हम किस यूनिट में मेजर करते हैं या किस यूनिट में उसको बताते हैं। तो डाइपोल मोमेंट की जो सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है वो होती है डिबाई यूनिट। डाइपोल मोमेंट की जो सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है उसको बोलते हैं डिबाई यूनिट। कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं हम। और 1 डिबाई किसके इक्वल होता है, 1D या फिर 1 डिबाई किसके इक्वल होता है, 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। कि जब हम डाइपोल मोमेंट की यूनिट बता रहे हैं कौन से सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। दो सिस्टम होते हैं यूनिट के, एक सीजीएस सिस्टम होता है और एक एसआई यूनिट का सिस्टम होता है। तो जब हम चार्ज को ले लेते हैं ईएसयू की यूनिट में और डिस्टेंस हमने लिया है सेंटीमीटर की यूनिट में, तो जो डाइपोल मोमेंट की डिबाई यूनिट होती है तो 1 डिबाई किसके इक्वल आता है, 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या है, डिबाई यूनिट, और 1 डिबाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। ये सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने बताया है, चार्ज को ESU की यूनिट में लिया है और ये जो डिस्टेंस है इसको सेंटीमीटर की यूनिट में लिया है। अब अगर हमें डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट बतानी है, एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट कब बता पाएंगे हम,
जब हमारा ये चार्ज को तो लेंगे कूलाम में, और ये डिस्टेंस है इसको लेंगे मीटर में। अगर ये चार्ज को हमने कूलाम वाली यूनिट में लिया है जो कि चार्ज की एसआई यूनिट होती है और डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है, तो जब इसको हम कूलाम में और डिस्टेंस को मीटर में लेंगे तो हमारी जो एसआई यूनिट बनेगी डाइपोल मोमेंट की वो हो जाएगी कूलाम्ब मीटर। कूलाम्ब मीटर कैपिटल सी और ये एम, सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलाम्ब मीटर है ये। तो अब 1 डिवाइड कितने कूलाम्ब मीटर के इक्वल होता है वो हमें देखना है कि अगर 1 डिवाइड और कूलाम्ब मीटर को हम देखते हैं तो इनमें क्या रिलेशन आता है। मतलब एक तो हमारी सीजीएस यूनिट और एक एसआई यूनिट, दोनों को हम आपस में कंपेयर करें तो क्या रिलेशन आता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU के इक्वल होता है सीजीएस यूनिट में। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज अगर एसआई यूनिट में देखें तो वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये रिलेशन हमें पता है कि 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इतना चार्ज हमारे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के इक्वल होता है, कि इतना चार्ज ESU में इस चार्ज के इक्वल होता है कूलाम यूनिट में। तो यहाँ पे 1 ESU की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी। ESU क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये चार्ज की यूनिट है सीजीएस सिस्टम में। तो 1 ESU किसके इक्वल आ जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को 4.8 इंटू 10⁻⁻10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3.335 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। तो ये 1 ESU इतने कूलाम के इक्वल होता है और 1 सेंटीमीटर कितने 10⁻⁻2 मीटर के इक्वल होता है। तो अब हमें डिवाई को किस में कन्वर्ट करना है, कूलाम्ब मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास आ गई ESU की वैल्यू और ये आ गई सेंटीमीटर की वैल्यू। तो जब यहाँ पे हम ESU की वैल्यू पुट कर देंगे और सेंटीमीटर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या रिलेशन आएगा कि यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 डिवाई इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर होता है। तो 1 डिवाई इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU की ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आई है यहाँ कि 1 ESU किसके इक्वल होता है, इतने कूलाम के। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे। और 1 सेंटीमीटर ये 10⁻⁻2 मीटर के इक्वल होता है, तो ये वैल्यू पुट कर दी। तो जब इस पूरे को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ 10⁻⁻18 10⁻⁻10 और 10⁻⁻2, तो टोटल पावर को ऐड करेंगे तो ये 10⁻13 हो जाए 30 हो जाएगा, 18 10 और 2। तो ये 10⁻13 का फैक्टर आ गया यहाँ पे। ये वैल्यू हमने एज इट इज रखी है 3.335 और ये यूनिट अब हमारी कूलाम है और ये मीटर। तो ये कूलाम और मीटर यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। तो 1 डिवाई इज इक्वल टू 3.335 इंटू 10⁻30 कूलाम मीटर। तो ये 1 डिवाई और कूलाम मीटर में रिलेशन आ गया। ये हमारी सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है डाइपोल मोमेंट की, ये एसआई यूनिट होती है डाइपोल मोमेंट की। तो ये रिलेशन भी ऐसे हम यहाँ से निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें कि 1 डिवाई इतने कूलाम मीटर के इक्वल होता है। इसके बाद अभी हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, कि डाइपोल मोमेंट की क्या डायरेक्शन होती है। तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मैग्नीट्यूड तो हम चार्ज और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो किसी भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। किसी भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यहाँ पे होगी।
तो ये तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर कहीं पे लोन पेयर है, किसी भी एटम पे लोन पेयर है, तो वहां पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? जैसे ये अमोनिया है, सपोज ये NH3 है यहाँ पे, और ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। तो ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ किधर होगी? एटम से लोन पेयर की तरफ, एटम से लोन पेयर की तरफ। अगर पोलर कोवलेंट बॉन्ड है तो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन का भी पता चल गया। इसके बाद अभी हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है? कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू का यूज करके हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी को कंपेयर कर सकते हैं। अब कैसे कंपेयर करते हैं वो देखते हैं हम, कि जितना ज़्यादा कि दो एटम के बीच में बॉन्ड है, दो एटम के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है हमारा, उन दो एटम जिनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, उन दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ये लास्ट क्लास में हमने देखा है कि ये जो बॉन्ड है ए और बी के बीच में, इस बॉन्ड में जितनी ज़्यादा हमारा ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमारा होगा। कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड की पोलरिटी होती है। अब बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होगा उतनी ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट उस बॉन्ड की आएगी या उस मॉलिक्यूल की आएगी। तो जैसे डाई एटॉमिक, अभी यहाँ पे जितने भी हम देखेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए है, तो यहाँ पे HF से हम HI तक गए हैं, HF, HCl, HBr, HI। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखते हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन आयोडीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है 1.9, 0.9, 0.7, 0.4। तो HF के लिए दोनों एटम के बीच में, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है 1.9। तो यहाँ पे अब जब आप डाइपोल मोमेंट की वैल्यू देखोगे तो HF के लिए डाइपोल मोमेंट भी सबसे ज़्यादा है 1.09। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस थोड़ा कम हो गया, 0.9 हो गया। यहाँ 1.9 था, यहाँ 0.9 हो गया। तो यहाँ डाइपोल मोमेंट, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो गया तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी क्या होगी? कम हो जाएगी। 1.09 से ये कितनी बच गई? अब यहाँ पे 1.03। फिर फर्दर मूव करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ डिक्रीज हुआ, 0.9 से 0.7 हुआ। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे 1.03 से 0.79 हो गई। ऐसे ही HI के केस में फिर डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो जाएगी और 0.38 हो जाएगी। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज का यूज करके हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी को कंपेयर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा किसी भी मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा पोलर होगा। इसके बाद अभी हम देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब डाइपोल मोमेंट का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल हमारा पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो जिस भी मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी वो मॉलिक्यूल हमारा नॉन पोलर होगा। कि जिस भी मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी, म्यू इज इक्वल टू 0 होगा, वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। और जिस भी मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 है वो मॉलिक्यूल हमारा पोलर होगा। कि अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है, तो वो मॉलिक्यूल पोलर होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जितने मॉलिक्यूल्स हैं इनके लिए डाइपोल मोमेंट अगर 0 है तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। और डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे H2O, NH3, HCl, SO2। तो इनके लिए हमारी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू
नॉट इक्वल टू 0 होती है और ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके बाद अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन, वो ये है कि ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, कि डाइपोल मोमेंट का यूज करके हम मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री या फिर शेप को बता सकते हैं हम। तो वो कैसे बताते हैं? तो अभी तक हमने जो डाइपोल मोमेंट के बारे में देखा है, तो इसमें क्या देखा है कि अगर हमारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, कि किसी मॉलिक्यूल में अगर दो ही एटम होते हैं तो वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, ए और बी एटम। जब दो एटम होते हैं किसी मॉलिक्यूल में तो वहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड बन सकता है। जैसे ए बी का एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें एक ए एटम है, एक बी एटम है, तो इस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड बन सकता है। अब इस बॉन्ड की जितनी ज़्यादा, इस एक बॉन्ड की जो डाइपोल मोमेंट होगी वो ही डाइपोल मोमेंट इस पूरे मॉलिक्यूल की होगी, क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही तो बॉन्ड है, और इस बॉन्ड की जितनी ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा इस पूरे मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट होगी। अब अगर सपोज हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में दो से ज़्यादा एटम होते हैं। अब दो से ज़्यादा एटम होंगे तो बॉन्ड हमारा एक से ज़्यादा होगा, क्योंकि एक बॉन्ड कब बनता है? जब दो एटम हो। अगर तीन एटम हो तो सपोज यहाँ पे तीन एटम हो गए, एक दो तीन, ये तीन एटम है, तो यहाँ पे बॉन्ड कितने बनेंगे? दो। तो जब दो से ज़्यादा एटम होते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, तो वहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड भी हमारे एक से ज़्यादा होंगे। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में जो नेट डाइपोल मोमेंट होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि ये जो दो बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है और एक ये बॉन्ड है, तो इन दोनों बॉन्ड की इसकी अपनी डाइपोल मोमेंट होगी, उसकी अलग डायरेक्शन होगी। जैसे इसकी इधर डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव, और इस वाले बॉन्ड की डायरेक्शन कहाँ से होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अब दो वेक्टर क्वांटिटी आ गई यहाँ पे, एक ये वेक्टर आ गया है, एक वेक्टर ये आ गया है, ये μ1 है और ये μ2 है, कि एक इस बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट आई और एक इस बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे आएगी वो किसके इक्वल होगी? इस वाले बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट प्लस इस वाले बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट। और हमें पता है डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो म्यू हमारी नेट आएगी, नेट डाइपोल मोमेंट आएगी, वो किसके इक्वल होगी? इस वाली डाइपोल मोमेंट प्लस इस वाले बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट को हम ऐड करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्ट तो ऐड कर नहीं सकते हैं कि μ1 प्लस μ2 हम लिख दें, तो ऐसे तो लिख नहीं सकते हम। तो वेक्टर, दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे होता है? पहले वाले वेक्टर का स्क्वायर प्लस में दूसरे वाले वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू μ1 इंटू μ2, एक μ1 इंटू μ2 इंटू में यहाँ पे कोस थीटा। कोस थीटा क्या है यहाँ पे? ये थीटा ये एंगल बताता है कि ये जो दो वेक्टर हैं, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, इसके बीच में एंगल क्या है। तो इस टाइप से दो वेक्टर्स का जब हम एडिशन करेंगे तो नेट वैल्यू आ जाएगी हमारी नेट डाइपोल मोमेंट। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में जो नेट वैल्यू होगी डाइपोल मोमेंट की वो किसके इक्वल होगी? कि जितने भी इंडिविजुअल बॉन्ड्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल बॉन्ड्स हैं, उन बॉन्ड्स की जो डाइपोल मोमेंट होंगी उनको हम ऐड करेंगे और उन डाइपोल मोमेंट का जो एडिशन होगा वही हमारा नेट डाइपोल मोमेंट आएगी मॉलिक्यूल की। इसके बाद अब अभी हम आगे मूव करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे वाटर हमने लिया है, वाटर के लिए हमें डाइपोल मोमेंट का यूज करके शेप बतानी है कि डाइपोल मोमेंट से हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री को कैसे बता सकते हैं। वाटर का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे H2O है, 3 एटम है। तो अगर हम वाटर की शेप ऐसे बनाएं कि अगर वाटर को ये मान लें, वाटर हमारा लीनियर है, वाटर मॉलिक्यूल कैसा है? लीनियर। तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो लीनियर होता तो वाटर की ये ज्योमेट्री होती, ये शेप होती। तो यहाँ पे नेट, अब ये डाइपोल मोमेंट कितनी होगी वाटर की? तो वाटर की डाइपोल मोमेंट, एक तो ये इधर डायरेक्शन होगी, क्या होती है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ।
तो एक तो ये डाइपोल मोमेंट होती, एक पॉजिटिव से नेगेटिव ये डायरेक्शन होती। तो अब हमें पता है डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, और जब दो वेक्टर क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, इधर भी OH है इधर भी OH है, तो यहाँ पे ये दोनों OH हैं, तो इस वाले OH बॉन्ड की जो डाइपोल मोमेंट होगी वो ये है, इस वाले O और H की जो डाइपोल मोमेंट होगी वो ये है। तो दोनों यहाँ पे बॉन्ड सेम है। तो इनकी दोनों बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट को जब हम ऐड करेंगे, किसी भी एक इंडिविजुअल बॉन्ड की जो डाइपोल मोमेंट होती है उसको बॉन्ड मोमेंट बोलते हैं। डाइपोल मोमेंट वर्ड यूज ना करके उसको बॉन्ड मोमेंट बोलते हैं। तो इस बॉन्ड की बॉन्ड मोमेंट और इस वाले बॉन्ड की बॉन्ड मोमेंट, अब ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है और इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी और डाइपोल मोमेंट कितनी आएगी, 0। हाँ मनीष, नमस्ते भाई, आजा इधर 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 डाल दे गिलास में, ये रखा हुआ गिलास। तेरे कल के 10 रुपए भी नहीं दिए ना, उधर वुमेन सेल में डलवाई थी मैंने चाय। ना इसमें नहीं, वो रखा हो, उसको एक बार पानी से कर देना यार। आज तो बीच बीच में ना बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। अभी शीला आई, फिर नंदवीर जी का फोन आया, बहुत एडिट करनी पड़ेगी ये तो मुझे। कल के भी नहीं दिए ना तेरे 10 रुपए, वुमेन सेल में नहीं डलवाई थी मैंने कप ला के। हाँ तो 10 आज के हो गए, मैं पेटीएम ही कर दूंगा तुझे, दोपहर में आएगा जब। ठीक है, अभी मैं ये कर लेता हूँ। तो वाटर के लिए यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट आएगी वो कितनी होगी, 0 वैल्यू आएगी डाइपोल मोमेंट की। नेट डाइपोल मोमेंट वाटर के लिए क्या आएगी, 0। तो वाटर की डाइपोल मोमेंट 0 कब आएगी, जब वाटर की क्या शेप मान रहे हैं हम यहाँ पे, अगर वाटर की शेप लीनियर है। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट से वाटर की डाइपोल मोमेंट पता करवाते हैं तो वो आती है 1.85, तो मतलब 0 नहीं है। तो वाटर की शेप मतलब लीनियर नहीं हो सकती, क्योंकि वाटर की अगर शेप लीनियर होती तो वाटर की डाइपोल मोमेंट कितनी आनी चाहिए थी, 0। लेकिन एक्चुअल में वाटर की जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो है। वो केवल तभी पॉसिबल है जब वाटर की शेप हमारी इस टाइप से बेंट शेप हो। इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, उसके लिए डाइपोल मोमेंट 0 है। तो CO2 के लिए डाइपोल मोमेंट 0 केवल तभी हो सकती है जब CO2 हमारा लीनियर मॉलिक्यूल हो। लीनियर क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव होगा, इधर भी डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इधर भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इधर भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इधर भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो दोनों ये जो बॉन्ड मोमेंट हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है कंप्लीटली। तो नेट डाइपोल मोमेंट वाटर ये CO2 के लिए कितनी आएगी, 0। तो नेट डाइपोल मोमेंट CO2 के लिए 0 है। इसका मतलब CO2 की ये केवल तभी पॉसिबल है जब CO2 एक लीनियर शेप में रहता हो। जब एक्सपेरिमेंट से CO2 की डाइपोल मोमेंट पता करवाते हैं वो भी 0 ही आती है, और ये 0 केवल तभी हो सकती है जब CO2 लीनियर हो। अदरवाइज CO2 हमारा इस टाइप से बेंट शेप होती CO2 की, तो ये डाइपोल मोमेंट इधर, ये इधर वैल्यू होती, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो ये नॉन जीरो होती। और नॉन जीरो हमारी डाइपोल मोमेंट है नहीं CO2 के लिए। तो CO2 के लिए 0 डाइपोल मोमेंट तभी होगी जब ये लीनियर शेप में होगा। तो इस टाइप से डाइपोल मोमेंट का यूज करके हम मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि टेट्राहेड्रल अगर स्ट्रक्चर है, अगर हमारे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, तो उस केस के अंदर भी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है। और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से जितनी भी डाइपोल मोमेंट होती है
एक बॉन्ड की जो डाइपोल मोमेंट होगी वो दूसरे वाले डाइपोल बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगी और जो नेट डाइपोल मोमेंट होगी वो जीरो आएगी, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है। लेकिन इस पॉइंट को वैलिड होने के लिए, इस पॉइंट के वैलिड होने के लिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है, जो हमारे ये सेंट्रल एटम है, इनके साथ जो साइड एटम जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे साइड एटम सेम होने चाहिए, तभी ये वाला पॉइंट वैलिड होगा। अगर एक भी एटम यहाँ पे, जैसे 3 क्लोरीन हमारे सेम है, यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दे तो अब ये डाइपोल मोमेंट हमारी जीरो नहीं होगी। ये कंप्लीट सिमेट्रिकल तभी बनेगी जब ये चारों भी हमारे एटम, जो साइड एटम जुड़े हुए हैं, वो सेम होंगे। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए भी जो डाइपोल मोमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की वो जीरो होती है। तो यहाँ पे अब जीरो क्यों होती है? क्योंकि देखो अभी कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्जेज होंगे सभी क्लोरीन एटम पे, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये डायरेक्शंस है डाइपोल मोमेंट्स की। तो ये तीन जो नीचे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शंस हैं, इन तीनों का जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। इसका, इसका और इसका, ये जो तीन नीचे की तरफ डाइपोल मोमेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इन तीनों को जब हम सम करेंगे तो नीचे वाली तीनों का रिजल्टेंट इस तरह से नीचे की तरफ आएगा और इसका हमारा ऊपर की तरफ है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी और नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो होगी। सेम इसमें भी जीरो होगी, सेम इस तरह से इसमें भी जीरो होगी, क्योंकि ये सारी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स हैं। वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जब सेंटर एटम से जो चार साइड एटम जुड़े होंगे, अगर ये चारों साइड एटम सेम है तो डाइपोल मोमेंट हमारी जीरो आएगी। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि अगर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर अगर किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होती है कि ये ट्राइगोनल प्लेनर है, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर में भी डाइपोल, नेट डाइपोल मोमेंट हमारी जीरो होती है, क्योंकि जो इंडिविजुअल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये इन तीनों की डाइपोल मोमेंट का जब हम रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट देखेंगे तो वो जीरो आती है, क्योंकि एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा हर एक फ्लोरीन पे, बोरोन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे अब जो डाइपोल मोमेंट आएगी, ये जो हर एक बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बोरोन से फ्लोरीन की तरफ, इधर भी डायरेक्शन बोरोन से फ्लोरीन की तरफ, इधर भी बोरोन से फ्लोरीन की तरफ। तो ये जो दो इधर डाइपोल मोमेंट है, इनका रिजल्टेंट इस साइड आएगा और इसका रिजल्टेंट ये तो है ही इस साइड, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी, तो एक दूसरे को ये कैंसिल आउट करेगी, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितनी होगी? जीरो। एक क्वेश्चन इसी के बेस पे, डाइपोल मोमेंट के बेस पे जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा NH3 है और एक NF3 है, इनकी डाइपोल मोमेंट को हम कंपेयर करें, इनकी डाइपोल मोमेंट को हम कंपेयर करते हैं तो देखने से क्या लगता है, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था कि जितने भी अगर हमारे बॉन्ड, कोई भी जो बॉन्ड होता है, अगर उस बॉन्ड में दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट भी उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो बॉन्ड है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच है, और यहाँ पे जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डेल्टा EN, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो डाइपोल मोमेंट NF3 की ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन NH3 वाले की डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पे देखते हैं तो NF3 वाले मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होनी चाहिए थी एज कंपेयर टू NH3 वाला मॉलिक्यूल, मतलब अमोनिया का मॉलिक्यूल से।
तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है, देखिए कि ये नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और ये लोन पेयर है। तो जब भी लोन पेयर होता है तो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? एटम से लोन पेयर की तरफ। ये नाइट्रोजन के एटम पे लोन पेयर है तो लोन पेयर की डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होती है? एटम से लोन पेयर की तरफ। तो इतने पार्ट की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो ये होगी। अब यहाँ पे नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव। तो इसकी डाइपोल मोमेंट इधर, इसकी इधर और इसकी ये इधर, सॉरी ये अपोजिट होगा क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये हमारे पॉजिटिव हैं और नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव है तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाले जो बॉन्ड है, इन तीनों बॉन्ड की जो डाइपोल मोमेंट है वो सेम डायरेक्शन में, ये भी ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी ऊपर की तरफ होगा और लोन पेयर वाले की जो डायरेक्शन है वो भी ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर सभी जो डाइपोल मोमेंट है वो एक दूसरे के अंदर ऐड हो रही है, इसीलिए यहाँ पे रिजल्टेंट ज़्यादा आ रहा है। लेकिन अगर फ्लोरीन में देखें तो नाइट्रोजन के साथ अगर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फ्लोरीन पे नेगेटिव। तो फ्लोरीन जितने भी हैं इन सब पे नेगेटिव चार्ज होगा और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नाइट्रोजन से फ्लोरीन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन से फ्लोरीन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ होगी। और लोन पेयर की डाइपोल मोमेंट तो हमें पता है एटम से लोन पेयर की तरफ होती है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, इन तीनों की जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है और लोन पेयर की ऊपर की तरफ। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो नीचे की तरफ होगा और लोन पेयर वाले का जो रिजल्टेंट है वो ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो नीचे ये 3 बॉन्ड है इनकी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इस लोन पेयर वाले के अपोजिट साइड में है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो मतलब एक दूसरे में से सबट्रैक्ट हो जाएंगे, ये ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ, तो इसमें से माइनस हो जाएंगे और ये जो रिजल्टेंट आएगा वो कम वैल्यू आएगी। यहाँ पे जो तीन बॉन्ड थे नीचे के, इन तीनों की डाइपोल मोमेंट ऐड होके इनकी जो नेट रिजल्टेंट आ रही थी वो ऊपर की तरफ आ रही थी और लोन पेयर वाला भी ऊपर की तरफ था, तो ये दोनों ऐड हो गए। यहाँ पे लोन पेयर की ऊपर की तरफ और इन तीनों बॉन्ड की ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो ये एक दूसरे में से सबट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी ये इसलिए कम आती है, यहाँ पे ये ज़्यादा आती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद डाइपोल मोमेंट्स की हम एप्लीकेशन देख रहे थे, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है 4th एप्लीकेशन कि डाइपोल मोमेंट का यूज करके वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कि वेरियस ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट वैल्यू का यूज करके। तो क्या किस किस के बीच में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? एक तो हमारे पास सिस कंपाउंड ऑर्गेनिक और एक ट्रांस कंपाउंड ऑर्गेनिक में। तो जो सिस कंपाउंड होते हैं उनकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमेशा नॉन जीरो होती है और जो ट्रांस कंपाउंड्स होते हैं उनमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। जैसे कि अब यहाँ पे देखते हैं हम सिस डाइक्लोरो इथीन है यहाँ पे, तो कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो इस पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव, तो इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ और इसकी इस तरफ आएगी। तो ये दोनों का ऐड होके एक रिजल्टेंट इधर आ जाएगा बीच में। लेकिन ट्रांस में अगर देखें तो कार्बन से क्लोरीन होगी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, इधर कार्बन से क्लोरीन होगी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, ये इस डायरेक्शन में, ये इसके बिल्कुल अपोजिट। तो नेट जो डाइपोल मोमेंट होगी वो यहाँ पे कितनी होगी? 0। ये इधर है
और ये इधर है, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो इनका रिजल्टेंट ये नीचे की तरफ आ जाता है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हमारी नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो डाइपोल मोमेंट का यूज करके हम सिस और ट्रांस मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद डाइपोल मोमेंट का यूज करके हम ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर्स के बीच में भी डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कि जो हमारे ऑर्थो आइसोमर्स होते हैं उनकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होती है मेटा वालों से, मेटा की डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होती है पैरा वालों से। और पैरा की हम बात करें तो जनरली जो पैरा आइसोमर होता है उसके केस में डाइपोल मोमेंट 0 होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, तो ऑर्थो वाले के केस में ये डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है, मेटा वाले में कम है और पैरा वाले में ये 0 है। तो इस टाइप से हम ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर्स के बीच में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट की वैल्यू के बेसिस पे कि जो पैरा आइसोमर होता है अगर डाइपोल मोमेंट हमारी 0 है तो पॉसिबली वो जो आइसोमर है हमारा पैरा आइसोमर होगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है डाइपोल मोमेंट की, वो है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कि कोई हमारे पास पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल है, उस पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल में कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर है। हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक नेचर भी होता है और आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट नेचर भी होता है। तो हमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पता करना है किसी आयनिक, तो हमें यहाँ पे परसेंटेज आयनिक आयनिक कैरेक्टर फाइंड आउट करना है किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट कि जो बॉन्ड हमें दिया हुआ है जब हम एक्सपेरिमेंट से उसकी डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करते हैं तो कितनी हमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है ये क्वेश्चन में गिवन रहती है। ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट का मतलब एक्सपेरिमेंट से जो हमें पता चली है। तो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट इफ मॉलिक्यूल इज 100% आयनिक, कि जो हमारा मॉलिक्यूल है जो भी हमारा कोवलेंट मॉलिक्यूल है, अगर हम ये मान ले कि वो कोवलेंट ना होके 100% आयनिक है, कि वो जो मॉलिक्यूल है 100% आयनिक नेचर का है, उस केस में उसकी कितनी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट इफ मॉलिक्यूल इज 100% आयनिक और इनटू में यहाँ पे 100 कर देंगे तो हमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पता चल जाएगा। तो इसको अभी हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HF। HF के लिए हमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना है और गिवन क्या है हमें, इफ बॉन्ड डिस्टेंस इज 0.92 एंगस्ट्रॉम एंड डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 1.91 डिवाई। ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू दी हुई है आपको, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमेशा आपको गिवन रहेगी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू तो हमें दी हुई है, नीचे क्या कैलकुलेट करना है, डाइपोल मोमेंट इफ मॉलिक्यूल इज 100% आयनिक। तो इफ HF इज 100% आयनिक, अगर HF हमारा 100% आयनिक है तो यहाँ पे H पॉजिटिव होगा और फ्लोरीन नेगेटिव होगा। H के ये कंप्लीटली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, फ्लोरीन पे कंप्लीटली नेगेटिव। तो एक जो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज या एक नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट, इसको बोलते हैं हम 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे और ये 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज या 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इसकी वैल्यू कितनी होती है,
4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। अगर यहाँ पे 2 यूनिट होता तो 2 इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU कर देते। तो 1 यूनिट चार्ज की वैल्यू होती है ये। तो 1 यूनिट चार्ज, एक चार्ज आया है और 1 यूनिट चार्ज की वैल्यू कितनी होती है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। और डिस्टेंस यहाँ पे हमें दे रखी है कि बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो 0.92 ओंगस्ट्रॉम है और 1 ओंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है 1 ओंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये 0.92 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने इसको 100% आयनिक मान लिया है, तो चार्ज की वैल्यू ये है इस 100% आयनिक वाले HF में और डिस्टेंस d की वैल्यू ये है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट कैसे करेंगे, Q इंटू डी करेंगे। तो Q की वैल्यू हमें पता है चार्ज की कितनी है, एक यूनिट चार्ज है दोनों पे, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है हमें। तो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 और डिस्टेंस है हमारी 0.92 इंटू 10⁻⁻8। ये ESU में था और डिस्टेंस सेंटीमीटर में, तो यूनिट आ गई ESU सेंटीमीटर। इसको सोल्व किया तो ये आता है 4.416 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। और 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर ये किसके इक्वल होता है, डिबाई के इक्वल। हमने अभी देखा था कि 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 1 डिबाई के इक्वल। तो इस पूरे के लिए हमने D लगा दिया, D का मतलब डिबाई यूनिट। तो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट कितनी आ गई यहाँ पे 4.416 D। तो परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालना है हमें। तो परसेंटेज आयनिक करैक्टर के लिए ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट इफ मॉलिक्यूल इज 100% आयनिक। तो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट यहाँ पे कितनी है 1.91 है और कैलकुलेटेड यहाँ पे कितनी है 4.416। तो 1.91 डिवाइड बाय 4.416 इंटू 100 और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है 43.2%। तो परसेंटेज आयनिक करैक्टर HF के अंदर कितना आ गया 43.2%। तो ये एप्लीकेशंस हैं डाइपोल मोमेंट।